हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक डिस्कस कर लिए थे अपने पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे मान लो एक कोई ऑर्गेनिज्म हो, ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, या मान लो कोई प्लांट हो। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने फूड के लिए, तब वही कहलाएगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, वही कहलाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी तीन मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं? तीन मोड। जैसे हमने देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो मोड, वहां पर था पहला कीमो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा था फोटो ऑटोट्रॉपिक। वैसे ही यहां पर तीन मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला होता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक ये इसी को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। दूसरा होता है पैरासिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। हम तीनों एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला कौन सा? सेप्रोफिटिक, फिर दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा होलोजोइक। ये टॉपिक हम डिस्कस करने से पहले बात करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, किसको? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से कहलाता है डाइजेशन। क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो सुनना, डाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से, वही डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से हुए? स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गए और फैट। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। जैसे स्टार्च कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जब इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बनती है। और जब फैट का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो बनेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये हम आगे पढ़ेंगे डाइजेशन में। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जब सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाए डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से, वही डाइजेशन कहलाता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे एंजाइम्स क्या होती हैं। ऐसे केमिकल्स जो किसी चलती हुई रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दें। क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, वही कहलाते हैं एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। और जो डाइजेशन की प्रोसेस को इंक्रीज करें या डाइजेशन की रेट को इंक्रीज करें, वो कहलाएंगी डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे इसके एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम के जो हमें आगे पढ़ना है, एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये सब होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि हमारे सिलेबस में है, हमें ये सब पढ़ना है। तो क्या हो गई? डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेशन के रेट को इंक्रीज कर दें, वो कहलाती है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये तो हो गया हमारा डाइजेशन और डाइजेस्टिव एंजाइम। अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसमें सबसे पहले देखेंगे हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है?
जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले, वो कहलाएगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सड़ी गली चीजों को हम क्या बोलेंगे? डेड और डिकेइंग मैटर। क्या बोलेंगे? डेड और डिकेइंग मैटर। तो बोलेंगे क्या इसको हम? तो न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले, वो कहलाता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल इसके कौन कौन से होते हैं? जितने भी फंगस होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक। जैसे फंगस कौन कौन से हुए? राइजोपस, मशरूम और ईस्ट। इन सब में होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? ये सब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जैसे मान लो ये डेड मैटर है। क्या है? जैसे ये मार्कर को मान लेते हैं डेड मैटर है, तो ये यहाँ पर आएंगे, जो सेप्रोट्रॉप्स होंगे वो इसके सरफेस पर आएंगे और इसी के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम। जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, जब ये मैटर डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जो डाइजेस्टेड मैटर होंगे उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। तो जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉडी के बाहर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, या बोलो बॉडी के बाहर डाइजेशन करके तब फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सैप्रोफिटिक में याद रखना बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखना है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा देखना है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऐसा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहे और उसी से अपना न्यूट्रिशन ले, वो कहलाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे लीच, टिक्स, लाइस। इसके अलावा आपका हो गया कसकटा। लास्ट क्लास में हमने कसकटा के बारे में बताया था। कसकटा एक प्लांट होता है जो कि कैसा है? पैरासाइट। क्या होते हैं? पैरासाइट्स। याद रखना पैरासाइट क्या होते हैं? जिसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो। ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। तो कसकटा भी क्या है? पैरासाइट है। कसकटा को बोला जाता है अमरबेल। क्या बोला जाता है? अमरबेल। तो ये सब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे लीच क्या होता है? जो जोक होती है, शायद नाम सुना हो हिंदी में, जो जोक होती है उसी को बोलते हैं लीच। अब ये करता क्या है? ये जैसे मान लो किसी को पकड़ता है, किसी के बॉडी पर स्टिक हो जाता है और उसी से खून चूसता रहता है। क्या करता रहता है? खून चूसता रहता है। तो ये किसका एग्जांपल है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। कौन सा एग्जांपल है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट देखना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में पूरा का पूरा फूड अंदर ले लिया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे मान लो ये फूड है, इस फूड को पूरा का पूरा अंदर ले लिया जाएगा और अंदर ही बॉडी की इसका डाइजेशन किया जाएगा। तो न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा फूड अंदर लेता है और अंदर ही उसका डाइजेशन करता है, वो कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होती हैं? 5 स्टेप्स। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है इजेशन। कौन कौन सा? पहला हुआ आपका इंजेशन, दूसरा हुआ डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। पहला इंजेशन था और लास्ट इजेशन है। क्या है? इजेशन। तो बात करते हैं एक एक ये होते क्या है। इंजेशन क्या होता है? फूड का इंटेक करना। फूड का इंटेक करना इंजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंजेशन। और डाइजेशन में क्या होता है? जैसे फूड हमने जो ले लिया,
अब उसको क्या किया जाएगा, हमने अभी डाइजेशन क्या बताया, सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर को सॉरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में। तो डाइजेशन क्या किया जाएगा, जैसे जो फूड है उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है अब उसको कन्वर्ट किया जाएगा सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में। तो पहले में क्या हुआ, फूड तो हमने लिया, दूसरे में अब उसका होगा डाइजेशन। अब मान लो डाइजेशन हो गया, अब जो डाइजेस्टेड मैटर है जैसे हो गया अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज, अब इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो तीसरी स्टेप कौन सी हुई, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड में डाल दिया गया। अब ब्लड इसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, बॉडी में पूरे इसको सर्कुलेट करेगा। अब बॉडी में जब सर्कुलेट होगा तो इससे क्या किया जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी निकाली जाएगी, या इसको और भी किसी प्रोसेस में यूज किया जाएगा, जैसे सेल फॉर्मेशन में यूज किया जा सकता है और किसी प्रोसेस में इसका यूज किया जा सकता है। तब ये कहलाएगा एसिमिलेशन। क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है या जो एब्जॉर्ब फूड है उसको अलग अलग प्रोसेसेस के लिए यूज करना एसिमिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। अब क्या होता है, जैसे डाइजेस्ट हो गया फूड, फूड के डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, क्या होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो तो अब वेस्ट है हमारे लिए, किसी काम के तो है नहीं। अब क्या उसको बॉडी में रखेंगे, क्या नहीं, उसको बॉडी में नहीं रखा जाएगा, अब उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो बाहर करने की जो प्रोसेस होती है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है या अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर करना इजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इजेशन। जैसे इजेक्ट होता है ना, इजेक्ट का मतलब क्या करना, बाहर करना, वैसे ही होता है इजेशन। इजेशन में किसी चीज को बाहर करना। और इनजेशन, इन 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 मतलब अंदर लेना, ठीक है। तो इनजेशन में फूड को अंदर लिया जाता है और इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, क्या है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप्स होती है आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में। किसमें होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल होता है अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बीइंग। हम एक एक करके तीनों हमें पढ़ना है। अमीबा में भी डाइजेशन पढ़ना है, पैरामीशियम में डाइजेशन देखना है और ह्यूमन बीइंग्स में देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर। जो अमीबा होता है वो इर्रेगुलर शेप का होता है। जैसे ये है अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस। अब होता क्या है, जैसे अमीबा के पास फूड आता है, जैसे मान लो ये फूड आया इसके पास, अमीबा है, अमीबा के पास जैसे ही फूड आता है ये क्या करता है, जो इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर इसकी जो ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी इसके पास फूड आएगा ये क्या करेगा, जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको अंदर की तरफ इन सर्कल कर लेगा। क्या कर लेगा, अंदर की तरफ इन सर्कल कर लेगा। और जब अंदर की तरफ इन सर्कल कर लेगा तो वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। तो जब अमीबा के पास फूड आता है तो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जैसे उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इनवर्ड की तरफ सर्कलिंग करता है। किधर इन सर्कलिंग करता है, इनवर्ड की तरफ। किधर, इनवर्ड की तरफ उसको सर्कलिंग कर लेगा। और इन इनवर्ड सर्कलिंग करने के बाद वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होगा जिसको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। तो जैसे इसके पास फूड आया तो क्या करेगा ये, जैसे ये है अपना जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसको इनवर्ट सर्कल करके बना लिया स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। अब क्या करेगा, स्यूडोपोडिया है ये फूड को धीरे धीरे करके स्यूडोपोडिया के अंदर ले लेगा।
और जब स्यूडोपोडिया के अंदर फूड आ जाएगा तो ये जो स्यूडोपोडिया है, जो स्यूडोपोडिया के जो टिप्स हैं, इसको ये क्या कर लेगा, बंद कर देगा। क्या कर देगा, दोनों को ज्वाइन कर देगा। और जब दोनों को ज्वाइन कर देगा तो यहां पर जो फॉर्म होगा उसे बोलेंगे हम फूड वैक्यूल। तो देखना क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। ये तो इसका फूड है। अब इसने क्या किया, यहां पर जो स्यूडोपोडिया था, दोनों स्यूडोपोडिया को इसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन कर लेता है तब यहां पर फॉर्म होता है फूड वैक्यूल। क्या फॉर्म होगा, फूड वैक्यूल। ऐसा वैक्यूल जिसमें फूड हो उसको क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। तो इसने सबसे सबसे पहले क्या हुआ, जब इसके पास फूड आता है तो ये अपनी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनवर्ट सर्कलिंग करता है। इनवर्ट सर्कलिंग करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जब फूड उसके अंदर चला जाता है तो उसको रीज्वाइन कर लेता है। जो स्यूडोपोडिया होते हैं उनको रीज्वाइन करके फॉर्म कर लेता है फूड वैक्यूल। अब क्या करेगा, फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा, जैसे इसका फूड वैक्यूल है, अब फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देगा। अब यहां पर जब डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है, डाइजेशन करना। क्या करना, डाइजेशन करना। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगी, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा इसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर दिया। और जो सिंपलर फूड होंगे उसको ये बॉडी के बाहर भेज मतलब ये भेज देगा सेल मेम्ब्रेन में, सॉरी जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको भेज देगा साइटोप्लाज्म में। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको एक दूसरे वैक्यूल में भर देगा, उसको एक दूसरे वैक्यूल में डाल देगा। ये क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक दूसरे वैक्यूल में डाल देगा और ये वैक्यूल धीरे धीरे जाकर फिर से फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे फ्यूज हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और ये धीरे धीरे इससे फ्यूज हो गया, अब कर देगा धीरे धीरे इसको बाहर। और इस प्रकार क्या हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये बाहर कर देगा। तो अमीबा में डाइजेशन होता कैसे है, जब कोई फूड अमीबा के पास आता है तो अमीबा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इनवर्ट सर्कलिंग करेगा। इनवर्ट सर्कलिंग करने के बाद एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसे बोला जाता है स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया में फूड ले लेगा, क्या करेगा, स्यूडोपोडिया के अंदर वो फूड ले लेगा। और जब स्यूडोपोडिया के अंदर फूड चला जाएगा तो जो स्यूडोपोडिया है उसको ज्वाइन कर देगा। क्या कर देगा, जो स्यूडोपोडिया के दोनों एंड्स है उसको ये ज्वाइन कर देगा। जब ज्वाइन कर देगा तो अंदर जो यहां पर वैक्यूल फॉर्म होगा, एक क्या फॉर्म होगा, एक वैक्यूल फॉर्म होगा, उसे बोला जाएगा फूड वैक्यूल। क्यों बोला जाएगा फूड वैक्यूल, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फूड है। क्या है, फूड। तो जिसके अंदर ऐसा वैक्यूल जिसमें फूड होता है उसे बोला जाएगा फूड वैक्यूल। तो अंदर इसने क्या फॉर्म कर लिया, फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर वो डाल देगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या डालेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर देंगे, जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार वहां पर डाइजेशन हो जाएगा। अब जब डाइजेशन हो जाएगा तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको भेज देगा वो साइटोप्लाज्म में। किसमें डिफ्यूज कर देगा, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर देगा, उसका वहां पर यूज हो जाएगा। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, क्या है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एक दूसरे वैक्यूल में डालेगा और उसको लाएगा बॉडी के बाहर। और क्या कर देगा, बॉडी से बाहर कर देगा। और ये कहलाएगा इजेशन। क्या कहलाएगा, इजेशन। तो इस प्रकार होता है अमीबा में न्यूट्रिशन। किसमें होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन। एक चीज याद रखना, और जो स्यूडोपोडिया होता है ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। कैसा है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर। जो कब फॉर्म होगा, जब इसको चलना होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होगा, या जब इसको फूड लेना होगा, तभी क्या फॉर्म करता है ये स्यूडोपोडिया। क्या फॉर्म करेगा, स्यूडोपोडिया। तो हमने देख लिया अमीबा में न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखेंगे पैरामीशियम में। किसमें देखेंगे, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा।
इस पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे, कैसे होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरे बॉडी पर। इन्हें बोला जाता है सीलिया। क्या बोला जाता है, सीलिया। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें दो न्यूक्लियस पाया जाता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में पढ़ना है नहीं, और एक माइक्रो होता है। यहां पर गलेट पाया जाता है। क्या होता है, गलेट। अब देखना होगा क्या, जैसे इतना याद रखना, तो यहां पर गलेट पाया जाता है, तो देखना क्या होगा, जैसे जो पैरामीशियम होता है ये वाटर में रहता है। कहां रहता है, वाटर में रहता है। अब मान लो जैसे ये वाटर यहां पर है, ये पूरे में क्या भरा है, वाटर भरा है। अब वाटर में जब कोई फूड आता है इसके पास, जैसे मान लो यहां पर कोई फूड है, क्या है, जैसे यहां पर कोई फूड है। अब होगा क्या, जब वाटर में फूड आएगा, जब इसको फूड लेना होगा तो क्या करेगा, जैसे यहां पर फूड आ गया है, तो ये जो सीलिया होते हैं, इतना याद रखना, जो सीलिया होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में। कोऑर्डिनेटेड मैनर में कहने का मतलब क्या, सब एक साथ काम करेंगे। जिधर मान लो एक गया उधर ही सब जाते हैं। अगर मान लो कोई इधर फड़फड़ा रहा है तो सब इधर ही फड़फड़ाएंगे। तो सीलिया के याद रखना, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो सीलिया होते हैं, कहीं पर भी जो सीलिया होंगे वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, मतलब सब एक साथ काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, एक साथ, मतलब जिस दिशा में एक जाएगा दूसरा भी जाएगा। तो यहां पर देखना क्या होता है, जैसे ही फूड इसके पास आया तो ये सीलिया होंगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। यहां पर जो पानी होगा, क्या होगा, जो यहां पर पानी होगा इसको ये बाहर करेंगे। क्या करेंगे, जो यहां पर पानी होगा, जब इसको यार ये बाहर करेंगे, जब यहां से पानी बाहर करेंगे तो यहां पर पानी हट जाएगा, और जब पानी हट जाएगा तो इसी जगह को घेरने के लिए यहां से पानी इधर आएगा। क्या करेगा, पानी इधर से इधर आएगा। जब पानी इधर से इधर आएगा तो उसके साथ ही जो फूड है, क्या है, जो ये फूड है ये भी थोड़ा सा मूव करेगा, फिर से ये पानी को बाहर करेगा। क्या करेगा, फिर से पानी की जगह बाहर करेगा, फिर से पानी हट गया, उसकी जगह जो आगे वाला पानी था ये फिर से इधर जाएगा, और इसी के साथ धीरे धीरे करते 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 फूड इसके पास पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। जैसे पहुंच गया गलेट के पास, कहां पहुंच गया, गलेट के पास, और फिर ये गलेट से इसको ले लेगा धीरे धीरे अंदर। कहां ले लेगा, धीरे धीरे अंदर ले लेगा, और फूड अंदर लेने के बाद फॉर्म कर लेगा यहां पर फूड वैक्यूल। तो याद रखना, जो हमारा जो पैरामीशियम होता है ये भी फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देगा। डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ने के बाद जो वहां पर फूड होगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होंगे, उसको कन्वर्ट कर दी जाएगा सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में। और जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको ये छोड़ देगा साइटोप्लाज्म में। कहां छोड़ देगा, साइटोप्लाज्म में। सेम अमीबा की तरह होगा, जो यहां पर डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको छोड़ देगा साइटोप्लाज्म में। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, क्या है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसमें कुछ जगह होती है, कुछ प्लेसेस होती हैं जिसके थ्रू ये क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर कर देगा। क्या कर देगा, बॉडी के बाहर। तो सुनना क्या किया, इसने जब ये पानी में फूड आता है तो ये क्या करता है, सीलिया से कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ काम करेगा। पानी ऐसे ऐसे करेगा तो इसकी जगह जो आगे वाला पानी होगा, जैसे इसने पानी यहां से हटाया तो जो आगे वाला पानी था वो पीछे आएगा, इसको इसकी जगह भरने पानी पीछे आया। जब इसकी जगह भरने पानी की यहाँ वाला इधर आएगा तो उसके साथ कौन मूव करेगा, फूड मूव करेगा। जब यार फूड इधर मूव किया, धीरे धीरे पानी को हटाता जाएगा, धीरे धीरे फूड इसके पास पहुंचता चला जाएगा। जब ये गलेट पे पहुंच गया, गलेट से अंदर चला जाएगा। जब अंदर जाएगा तो फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेगा। फूड वैक्यूल में डाल देगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब डाइजेस्टिव एंजाइम वहां पर पड़ जाएंगी तो उसका डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको तो छोड़ देगा वो साइटोप्लाज्म में। कहां छोड़ देगा, साइटोप्लाज्म में। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको क्या कर देगा, बॉडी के बाहर। क्या कर देगा, बॉडी के बाहर। तो ये तो खत्म होता है पैरामीशियम में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन।
इसमें क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। किसमें होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है डाइजेशन के लिए, जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें दो चीजें होती है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। पहला क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। पहला हुआ एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हुआ एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम माउथ टू एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये लॉन्ग ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब, कहां से कहां तक लेकर, माउथ से लेकर एनस तक। ये क्या होता है, आगे वाला जो ओपनिंग होती है इसको माउथ बोलते हैं, जो पीछे की ओपनिंग होती है, किधर की, जो पीछे की ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। जो आगे की ओपनिंग होती है, माउथ से हम खाना लेते हैं, जो फूड होता है वो माउथ से लिया जाता है, और एनस से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। और एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी होती है, लिवर और पैंक्रियास। कौन कौन से, लिवर और पैंक्रियास, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जो किसमें आती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बात करेंगे हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। तो ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में कहां से स्टार्ट हुआ था, माउथ से लेकर एनस तक था। तो सबसे पहले माउथ, फिर उसके बाद आता है फूड पाइप। क्या होता है, फूड पाइप, और फूड पाइप को भी बोला जाता है एसोफेगस। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एसोफेगस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, लास्ट में एनस। तो देखना, तो ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट आता है, माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, फूड पाइप को ही एसोफेगस बोलते हैं, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो जो रेक्टम होता है, इतना याद रखना, कहीं कहीं पर रेक्टम अलग दिया गया होता है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में किस किस किन किन चीजों का डाइजेशन होगा, किन किन चीजों का डाइजेशन होगा। तो याद रखना, स्टार्च का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन किया जाएगा, और फैट का। क्या इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और फैट का डाइजेशन होगा। तो बात करते हैं कहां पर किन किन चीजों का डाइजेशन होता है। जैसे बात करते हैं माउथ में, कहां पर बात करते हैं, माउथ में बात करते हैं। माउथ में डाइजेशन होगा आपका केवल स्टार्च का। किसका डाइजेशन होगा, केवल और केवल स्टार्च का डाइजेशन होगा। एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, तो नो डाइजेशन। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है स्टमक में, प्रोटीन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च का भी डाइजेशन होगा, प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा, और फैट का भी डाइजेशन होगा।
तो याद रखना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। कैसा डाइजेशन होता है? कंप्लीट डाइजेशन। तो पूछ लिया जाता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वह कौन सा पार्ट होता है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर स्टार्च हो गए, प्रोटीन हो गए और फैट, जितने भी मटेरियल है इनका डाइजेशन होगा। इसके अलावा यहां से कोई डाइजेशन नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। तो माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, एसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा, स्टमक में केवल प्रोटीन का होगा। किसका होगा? प्रोटीन का होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च का होगा, प्रोटीन का होगा और फैट का होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में और एनस में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं। एनस तो मात्र क्या होता है? एक पोर होता है। क्या होता है? पोर। ठीक है। और जो छेद वगैरह होते हैं, जो पोर होते हैं, वहां पर किसी प्रकार का डाइजेशन होगा क्या? किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे एक एक करके माउथ के बारे में, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम माउथ की। माउथ में कौन कौन से पार्ट आते हैं देखना। टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड। एक चीज याद रखना, ग्लैंड क्या होती है। जैसे अभी यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे स्टमक में भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जैसे वहां पर हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लैंड्स होती क्या है। याद रखना, सेल या सेल का ग्रुप, सेल या सेल का ग्रुप जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करे या जो कुछ ना कुछ पैदा करे वही कहलाती है ग्लैंड। क्या होती है ग्लैंड? सेल या सेल का ग्रुप जो कुछ ना कुछ पैदा करें वही ग्लैंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्लैंड। जैसे मान लो पसीना आ रहा है, हमें क्या आ रहा है? पसीना आ रहा है। तो पसीना निकालने वाली, स्वेट निकालने वाली कौन सी ग्लैंड होंगी? स्वेट ग्लैंड। कौन सी होगी? स्वेट ग्लैंड। वैसे ही स्लाइवरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या होगा? सलाइवा का सिक्रीशन करना। किसका सिक्रीशन करना? सलाइवा का सिक्रीशन करना। तो बात करते हैं यहाँ पर कि माउथ में क्या क्या होता है। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप देखना है इंजेशन। क्या देखना है? इंजेशन। जैसे हमने खाना खाया, क्या किया? जैसे हम खाना खाते हैं उसको टीथ और टंग की मदद से च्यू करते हैं। क्या करते हैं? टीथ और टंग की मदद से च्यू करते हैं। और जो सलाइवरी ग्लैंड है, क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करेगी सलाइवा। क्या सिक्रीट करेगी? सलाइवा। और सलाइवा में एंजाइम्स पाई जाती हैं दो। पहला है एमाइलेज, या बोलते हैं इसी को सलाइवरी एमिलेज, सिंपल एमिलेज भी बोल सकते हो। दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तो वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, केवल वहां पर दिया गया है सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज का काम होता है स्टार्च का डाइजेशन करना। डाइजेस्ट स्टार्च। तो जो स्लाइवरी एमाइलेज होगा वो स्टार्च का डाइजेशन करेगा। क्या करेगा? स्टार्च का डाइजेशन। अब देखो होता क्या है, जो जब हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो टीथ और टंग की मदद से उसको च्यू करेंगे और सलाइवा से भी मिक्स करते हैं। किससे मिक्स करते हैं? सलाइवा से। क्यों सलाइवा से मिक्स करते हैं? ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा, किसका? ज्यादा से ज्यादा जो वहां पर फूड है उसका डाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर जो सलाइवरी एमिलेज होगा वो स्टार्च का डाइजेशन करेगा ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज में करेगा तो वो मीठा लगेगा हमें। क्या लगेगा? मीठा लगेगा। तो यार यहाँ पर डाइजेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फूड होता है फूड में सलाइवा को सही से मिक्स करते हैं। और मिक्सिंग में कौन कौन काम करता है? टीथ और टंग। कौन कौन मदद करता है? टीथ और टंग। हमें टीथ भी कई प्रकार के होते हैं, हमें ये पढ़ना नहीं है। टंग के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, मात्र देखना है स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। किसको देखना है? स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो याद रखना, स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड होती है जो माउथ में पाई जाती है, जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है। स्लाइवरी ग्लैंड में दो एंजाइम्स पाई जाती हैं। पहला है स्लाइवरी एमिलेज, दूसरा लाइसोजाइम। स्लाइवरी एमिलेज का काम होता है जो फूड में स्टार्च है, क्या है? फूड में जो स्टार्च है उसको
सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? सिंपल शुगर में। तो सलाइवरी एमिलेज का काम याद रखना, इट कन्वर्टेस स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। किसमें? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में मदद कौन करता है? सलाइवरी एमिलेज। एक चीज और याद रखना, यहां पर स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। क्या? यहां पर स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, यहां पर इसका पार्शियल डाइजेशन होगा। कैसा डाइजेशन होगा? पार्शियल। पार्शियल का मतलब याद रखना है इनकम्प्लीट, यहां पे याद रखना। कैसा? इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेशन तो इसका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो याद रखना, माउथ में सलाइवरी एमिलेज जो होती है वो स्टार्च का केवल पार्शियल डाइजेशन करती है। और किसमें करती है? सिंपल शुगर में। किसमें करती हैं? सिंपल शुगर में। ये तो हो गया माउथ में डाइजेशन। किसमें हो गया? माउथ में। नेक्स्ट होता है एसोफेगस। एसोफेगस में हमने बताया किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। इतना याद रखना, वो एक ट्यूब होती है। क्या होती है? ट्यूब होती है। उसका काम क्या होता है? जैसे पूछ लिया गया एसोफेगस का काम क्या है, उसका काम होता है माउथ, जैसे खाना हमने खाया माउथ में, अब तो उसको स्टमक तक पहुंचाना है, क्योंकि अब इसके बाद डाइजेशन कहां होगा? स्टमक में होगा। तो यार स्टमक में डाइजेशन होगा, जब तक उसको हम खाना नहीं पहुंचाएंगे तो डाइजेशन करेगा किसका? तो भैया जो एसोफेगस है ये ट्यूब होती है एक। क्या होती है? पाइप होती है। कौन सी पाइप होती है? फूड पाइप। एसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। मतलब ऐसा पाइप जिसके थ्रू क्या जाता हो? फूड पाइप। ये करेगा क्या? जैसे मान लो यहाँ पर है, जैसे ये पीछे होता है, आगे नहीं, आगे तो हमारा एयर का पाइप होता है, पीछे होता है हमारा फूड पाइप। पीछे ये है, यहाँ से ये क्या करेगा? जैसे जो हमारा माउथ है, माउथ में जो फूड है, माउथ में जो च्यूड फूड है, अब उसको ये ले जाएगा स्टमक तक। कहां ले जाएगा? स्टमक तक। तो याद रखना, एसोफेगस का काम होता है माउथ से जो फूड है उसको स्टमक तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? स्टमक तक पहुंचाना। और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है। और एक चीज याद रखना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक वहां पर मूवमेंट होता है। क्या होता है? एक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू जो फूड होता है वो नीचे जाता है। कहां जाता है? नीचे जाता है। ठीक है। तो याद रखना, यहां पर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एसोफेगस से लेकर आगे तक जो एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो क्या करेगा? जो फूड है उसको नीचे ले जाने में मदद करेगा। क्या करेगा? जो फूड है उसको नीचे ले जाने में मदद कौन करेगा? कौन सा मूवमेंट मदद करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट देखना है स्टमक। स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये तीन चीज का सिक्रीशन करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में तीन चीज का सिक्रीशन करती हैं। पहला है म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बोलोगे भैया एसिड वो भी हमारे स्टमक में? हाँ, एसिड हमारे स्टमक में पाई जाती है, वो भी बहुत खतरनाक एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन। लेकिन याद रखना, पेप्सिन को पेप्सिनोजेन के फॉर्म में निकालता है। किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव होता है और ये जो होता है ये एक्टिव फॉर्म होता है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो एक्चुअली निकालती पेप्सिनोजेन है। क्या निकालती है? पेप्सिनोजेन। बाद में इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? पेप्सिन में। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो स्टमक की वॉल है वहां पर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीज का सिक्रीशन करती है। पहला है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है पेप्सिन, या बोलो पेप्सिनोजेन। अब बात करते हैं म्यूकस का काम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे म्यूकस का काम क्या होता है। जैसे मान लो स्टमक है, ये क्या है हमारा? स्टमक।
यार इतना याद रखना, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। अगर इसको हमारे स्किन पर डाल दिया जाए, कहाँ डाल दिया जाए, अगर ये हमारे स्किन पर आ जाए तो हमारे स्किन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा, हमारे स्किन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बोलोगे भैया जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर हमारे स्किन पर इसको डाल दिया जाएगा तो हमारी स्किन को ये जला देगा। क्या कर देगा, स्किन को जला देगा, हमारी स्किन बचेगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड होती है। अगर इस पर पड़ गई तो हमारी बचेगी नहीं। लेकिन हमारे स्टमक में जब ये पाया जाता है तो हमारे स्टमक को क्यों हार्म नहीं पहुंचाता है भैया। जब ये हमारे स्टमक में पाया जा रहा है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है। जब यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में है, कहां पर है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है, जिसको इसको बोलते क्या है, फॉर्मूला होता है HCl। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जा रही है, तो स्टमक की वॉल को क्यों कोई हार्म नहीं होता है। तो इतना याद रखना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो ये कोई रूम है, क्या है, जैसे कोई रूम है। अब रूम में हम मान लो प्लास्टर करवा दिए हैं, क्या करवा दिए हैं, प्लास्टर करवा दिए हैं। प्लास्टर करवाने के बाद अगर उसमें हम पानी भर दें, क्या भर दें, प्लास्टर करवाने के बाद, अभी हम पेंटिंग नहीं करवाएं, प्लास्टर करवाने के बाद अगर उसमें हम पानी भरेंगे तो क्या होगा, जैसे ये वॉल थी, प्लास्टर हुआ है, अभी इसमें हमने पेंटिंग नहीं करवाया। जब इसमें हम पानी भरेंगे तो इसकी जो वॉल है उसको आराम से सोख लेगा, जो पानी है उसको आराम से सोख लेगा। लेकिन जरा सोचो, अब इसकी हम क्या करवा दें, पेंटिंग, क्या करवा दें, पेंटिंग। तो पेंट क्या करता है, पानी को वॉल के कांटेक्ट में आने देता है क्या, नहीं। अगर हम किसी तरह जो वॉल है उसको पानी के कांटेक्ट में आने ही ना दें, क्या करें, जो वॉल है उसको पानी के कांटेक्ट में आने ना दें, तो वॉल क्या होगा, जो पानी सोखेगा क्या, पानी नहीं सोखेगा। तो यार उसमें हम क्या करवाते हैं, उससे बचने के लिए पेंट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, पेंट करवा देते हैं। और जब पेंट करवा देते हैं, जब पानी उसके पास पड़ेगा तो वॉल के कांटेक्ट में आएगा क्या, पानी वॉल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सेम याद रखना स्टमक में होता है, क्या होता है, स्टमक में इसकी जो वॉल है, जो ये वाली वॉल है, इसकी पूरे वॉल पर, किस पर, इसके पूरे वॉल पे पाई जाती है म्यूकस। क्या पाया जाता है, इसके पूरे वॉल पे यहां पर म्यूकस लगा होता है। ये इसकी अंदर वाली जितनी भी वॉल है पूरे में म्यूकस लगा है। क्या लगा है, म्यूकस। और म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है यार, जो नाक होती है वो म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस होता है। तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब देखो यार, जो ये वॉल थी, अब वॉल के ऊपर एक लाइनिंग बन गई है, किसकी, म्यूकस की। तो म्यूकस क्या, जो HCl है उसको वॉल के कांटेक्ट में आने देगा क्या, म्यूकस जो HCl है उसको वॉल के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। जब ये HCl वॉल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, वॉल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो क्या इस पर अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, क्या अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो म्यूकस का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, कौन सी, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। मतलब जो म्यूकस होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस का एक काम याद रखना, ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको HCl के प्रभाव से रोकेगा। ये तो काम हो गया म्यूकस का। दूसरा देखना है HCl का, किसका देखना है, HCl का। HCl क्या करता है, HCl के दो फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन पढ़ने हैं यहाँ पर, दो फंक्शन पढ़ना है। पहला ये करता क्या है, जो पेप्सिनोजेन है, जैसे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो पेप्सिनोजेन निकालती है। क्या निकालती है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एक एंजाइम होता है। क्या होते हैं, एंजाइम, पेप्सिनोजेन। ये भी इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव। यार जब कोई इनएक्टिव होगा तो कोई काम करेगा क्या, काम नहीं करेगा। उसको काम करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, एक्टिवेट करवाना है। तो पेप्सिनोजेन HCl की मदद से एक्टिवेट होगा पेप्सिन में। किसमें हो जाएगा, पेप्सिन में एक्टिवेट हो जाएगा। किसकी मदद से होगा, HCl की मदद से, और ये होगा एक्टिव। जब एक्टिव हो जाएगा तो अपना काम करेगा। क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो देखना HCl का पहला काम है प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करना। कैसे मदद करना, क्योंकि जो पेप्सिन है अब आगे प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। अगर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा।
प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। तो यार देखो पेप्सिनोजेन को HCl ने पेप्सिन में कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, पेप्सिन में कन्वर्ट किया। पेप्सिन आगे प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है या जो HCl होता है वो पहला प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है बाय एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। दूसरा क्या काम होता है इसका, जैसे हमने खाना खाया, क्या किया, खाना खाया, खाने में कुछ जर्म्स भी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जर्म्स होते हैं, जर्म्स अंदर चले गए। तो जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में जर्म्स तो होते ही होते हैं, तो डेली हम बीमार क्यों नहीं पड़ते यार। जो जर्म्स है वैसे भी हम हार्मफुल होते हैं, लेकिन हम बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे जर्म्स होते हैं उनको हमारे बॉडी में किल कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, किल किया जाता है। पहला तो हमारे माउथ में ही किल करने की कोशिश की जाता है, लाइसोजाइम पाया गया था, हमने बताया था लाइसोजाइम पहले जर्म्स को किल करता है। अगर हमारे माउथ में लाइसोजाइम से बच गया, वो क्या किया, अगर हमारे माउथ में लाइसोजाइम से बच गया तो जाएगा स्टमक में, कहां जाएगा, स्टमक में। और यहां पर खतरनाक एसिड पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो जर्म्स होगा उसको किल कर देगा, क्या कर देगा, किल कर देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक का दूसरा फंक्शन क्या हुआ, जर्म्स को किल करना। किसको किल करना, जर्म्स को किल करना। तो हाइड्रोक्लोरिक के दो फंक्शन, पहला प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करना, दूसरा जो जर्म्स होते हैं फूड में, जो जर्म्स होते हैं उनको किल करना। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखना है पेप्सिन। क्या देखना है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन होते हैं, इतना याद रखना, पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या काम होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। तो पेप्सिन का मात्र इतना याद रखना काम क्या होता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, यहाँ पर तीन चीजों का सिक्रीशन इसको मिलता है, या बोलो तीन जगह से सिक्रीशन प्राप्त करता है। पहला तो इसको मिलता है लिवर से, लिवर से क्या मिलेगा, बाइल। दूसरा पैनक्रियास से, पैनक्रियास से मिलता है इसको पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज। क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और तीसरा खुद का इसका एंजाइम होगा, इसको कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटेस्टाइनल एंजाइम, या बोलो इंटेस्टाइनल जूस। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको तीन जगह से सिक्रीशन मिलता है। पहला है लिवर से, लिवर से इसको बाइल मिलेगा। दूसरा पैनक्रियास से, पैनक्रियास से इसको बाइल जूस मिलता है। याद रखना बाइल से मेन मिलता है यहाँ पर बाइल सॉल्ट, और भी मटेरियल होते हैं, यहाँ पर देखना है केवल बाइल सॉल्ट के बारे में। तो जो लिवर है इसको बाइल से बाइल सॉल्ट मिल जाएगा। पैनक्रियास है ये पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स कौन कौन सी होती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का इसका एंजाइम मिलेगा, खुद का इसका एंजाइम मिलेगा या जूस मिलेगा, जिसको बोलेंगे हम इंटेस्टाइनल जूस। तो सबसे पहले हम बाइल सॉल्ट का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट के फंक्शन। यार अब देखते हैं, स्टमक से जो फूड आता है वो एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। कैसे मीडियम में काम करते हैं, बेसिक मीडियम, या इसी को बोला जाता है एल्कलाइन मीडियम। यार जब यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, यहाँ पर एसिडिक मीडियम, यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, तो यहाँ पर यहीं से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कोई ना कोई केमिकल होना चाहिए जो जो स्टमक का एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन बनाए, या बोलो बेसिक बनाए। तो यहाँ पर पाए जाते हैं बाइल सॉल्ट। क्या पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट निकलते कहां से हैं, लिवर से। तो इसका काम होता है जो यहाँ पर एसिडिक फूड था उसको बेसिक बनाना। तो प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम, प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम, कहां पर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा,
ये जो बेसिक वहां पर फूड होगा उसको बेसिक बनाएगा। कैसा बनाएगा? बेसिक बनाएगा। दूसरा काम इसका क्या होता है, जैसे जो फूड पे फैट जो होता है, फैट लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। किसमें? लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। लार्ज ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या? बड़े बड़े फॉर्म्स में होता है, बड़े बड़े वेसाइकल के फॉर्म में होता है। और जब बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है तो उस पर कोई भी एंजाइम काम नहीं कर सकती। क्या होगा? उस पर कोई भी एंजाइम काम नहीं करेंगी। उस पर एंजाइम तभी काम करेंगी जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। तो यार लार्ज ग्लोब्यूल्स को जब तक स्मॉल में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा तब तक उस पर कोई एंजाइम काम नहीं करेंगी। तो भाई क्या करता है, जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, कन्वर्ट्स लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जैसे देखना, जैसे ये फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हो, इसको कन्वर्ट किया जाएगा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। और जब ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तब इस पर एंजाइम आसानी से काम कर लेंगे। ठीक है। तो बाइल सॉल्ट के दो फंक्शन, पहला है बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और दूसरा क्या करता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उसको किसमें कन्वर्ट करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। किसमें कन्वर्ट करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। तो ये फंक्शन हो गया बाइल सॉल्ट का। नेक्स्ट देखना है पैंक्रियास की एंजाइम। पहला देखेंगे हम ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन। इट डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन का काम होगा प्रोटीन का डाइजेशन करना। लाइपेज का काम होगा फैट का डाइजेशन करना, डाइजेस्ट फैट। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जबकि जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। अब फाइनली इसके एंजाइम, अब तो ये हो गया डाइजेशन कहाँ, किसकी एंजाइम से? पैंक्रियास से। अब फाइनली काम करेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम। किसके एंजाइम काम करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम काम करेंगे। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम काम करेंगे तो वहां पर जो स्टार्च होगा, क्या होगा? स्टार्च जो होगा उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। हमने बताया था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम काम करते हैं तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल जूस होगा, इसमें क्या पाई जाएंगी? एंजाइम पाई जाएंगी, वो भी इंटेस्टाइन वाली एंजाइम। ये क्या करेंगी? जैसे स्टार्च है, स्टार्च का कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देंगी ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देंगी? ग्लूकोज में। और जो यहाँ पर प्रोटीन होगा, प्रोटीन का जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। और जो फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, हम पहले ही बता चुके हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ये कब होगा? जब इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करेंगे। कौन काम करेगा? इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल एंजाइम। ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जब एंजाइम काम करते हैं तभी होता है कंप्लीट डाइजेशन। क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ही काम करेंगे। तो ये हो गया डाइजेशन। अब याद रखना, फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ना किसी प्रकार का डाइजेशन होगा, ना तो वहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। फूड का एब्जॉर्प्शन केवल कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में भी होगा, माउथ में भी होगा, लेकिन हमें वो देखना नहीं है। लेकिन फाइनली कहां हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब होगा कैसे? देखना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? अंदर से तो ट्यूब है, क्या है? जैसे हमने बताया था, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लॉन्ग ट्यूब होती है। क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी लॉन्ग ट्यूब है। तो यार जैसे ट्यूब है, जैसे मान लो जैसे मान लो जैसे मान लो ये बॉटल है, बॉटल में ये क्या है? ट्यूब है। क्या है? ट्यूब।
तो यार इसकी जो ट्यूब होती है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, कौन सी लाइनिंग है, जो इसकी इनर लाइनिंग है, जो वॉल है, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत ज्यादा मात्रा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे मान लो उसकी वॉल ये हुई, क्या हुई, उसकी वॉल ये हुई, तो उस पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाएंगे। तो यार जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? सरफेस एरिया को। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है विलाई। क्या बोला जाता है? विलाई। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। किसका? ब्लड वेसल का सप्लाई इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बहुत ज्यादा पाया जाएगा। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए कहां जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पर। कहां पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। किसका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। और जब ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगी तो एब्जॉर्प्शन आसानी से होगा, या बोलो एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं जो विलाई होती है, क्या होती है? जो विलाई होती है वो फूड के एब्जॉर्प्शन में, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। किसके एब्जॉर्प्शन में मदद करती है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में। कैसे मदद करती हैं? सरफेस एरिया बढ़ा के। कैसे बढ़ा के? सरफेस एरिया बढ़ा के। और जब ये सरफेसेस बढ़ जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो याद रखना, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उनको बोला जाता है विलाई। और विलाई में ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है। तो ये खत्म हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का डाइजेशन होगा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। एक चीज और याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत ज्यादा मात्रा में विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विलाई बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और वहां पर काम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। किसका एब्जॉर्प्शन करती है? वाटर का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। कौन मदद करता है वहां पर? जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वो मदद करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में। और लास्ट में क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, अब तो डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल था, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था उसका तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है अब हमारे किसी काम का नहीं है। क्या? हमारे किसी काम का नहीं, तो क्या उसको हमारे बॉडी में स्टोर किया जाएगा? क्या स्टोर नहीं किया जाएगा। अब उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? बॉडी के बाहर। और किसके थ्रू हो जाएगा वो? एनस के थ्रू। किसके थ्रू होगा? एनस के थ्रू। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको कुछ समय तक के लिए रेक्टम में स्टोर किया जाता है, उसके बाद एनस से बाहर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एनस से बाहर कर दिया जाता है। तो ये खत्म होता है हमारा कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में। अब नेक्स्ट देखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकती है। जैसे कार्निवोर में अलग होती है, हर्बीवोर में अलग होती है और ओमनीवोर में अलग होती है। सबसे लंबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती है हर्बीवोर्स की। किसकी होती है? हर्बीवोर्स की। और जो सबसे छोटी इंटेस्टाइन होती है वो होती है कार्निवोर की। अब क्यों होती है ये बात करते हैं। जैसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। क्लास 9 पे पढ़ा है कि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो यार जब सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है तो उसके डाइजेशन के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है। कैसी होती है? लॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। उसके अलावा जो कार्निवोर्स होते हैं
उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है। क्या होती है? शॉर्ट होती है। क्यों शॉर्ट होती है? क्योंकि वहां पर मीट का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है? मीट का। वो तो प्लांट खाते नहीं है, मीट खाते हैं। मीट को पचाना आसान होता है, जबकि सेलुलोज को पचाना आसान नहीं होता है। जो बोलो प्लांट होते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं, उनको पचाना आसान नहीं होता है। इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, और जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। तो ये खत्म होता है हमारा डाइजेशन, किसमें? ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम रेस्पिरेशन।